साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। हमारे मौर्य साहब सुप्रीमो सिस्टम जो है उसके खिलाफ बार बार चर्चा करते हैं। तो ये जो सुप्रीमो का सिस्टम है ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब जो लोग हैं सिस्टम में, इंस्टीट्यूशंस में, जो गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो लोग हैं वो उनकी भागीदारी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में। और वो केवल उनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। प्रतिनिधित्व कैसे होगा? जैसे रिजर्वेशन का प्रोविजन हमारे संविधान में बाबा साहब ने डाला और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 10 क्लोज 3 जो आज आर्टिकल 16(4) है उसके तहत रिजर्वेशन का रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में एक सिस्टम डेवलप किया गया। लेकिन 1950 में संविधान पूरे तौर पे लागू हुआ और 1950 में ही एक जजमेंट आता है और उस जजमेंट के तहत जो मद्रास स्टेट है उसमें जो कास्ट बेसिस रिजर्वेशन पे मेडिकल में जो सीट्स थी उन सीट्स के बारे में कोर्ट कहता है कि कास्ट बेसिस पे आप उनको रिजर्व नहीं कर सकते। तो 1951 में पहला संशोधन हुआ और वो पहला संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में लागू होते ही बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है। उसमें एक ये जो एजुकेशन में रिजर्वेशन का एस्पेक्ट है वो 15(4) को भी जोड़ा गया। अब हमारी समस्या ये है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है और इसीलिए बामसेफ का गठन किया गया। हमारे साथी 40 साल से बामसेफ में काम कर रहे हैं और बामसेफ एक बड़े पैमाने पे आंदोलन के तहत लोगों को जगाने का काम करती है। लेकिन जो रिसोर्सेज का मसला है, हमारे समाज में रिसोर्सेज कम है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हमारी तरफ नहीं आ रहे। इसलिए जो रिप्रेजेंटेशन का जो मुद्दा है उसको तभी टेकअप किया जा सकता है जब हम उस मुद्दे पे काम करने के लिए प्रोपोर्शनेट पैसा भी लगाएंगे, तब हमारे लोग उस पे काम कर सकते हैं। हम लोगों ने डिफरेंट विंग बनाए, पॉलिटिकल विंग भी बनाया, लेकिन पॉलिटिकल विंग जो है उसको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसमें कोई चेंज ला सकते हैं जो आज के सिस्टम में काम कर रहा है। अभी आप में बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख लोग रिवर्ट हुए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 15,000 कुछ रिकॉर्ड किया गया। ये 15,000 वो लोग थे, जैसे मान लो मैं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हूं, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गया, लेकिन अगर मेरी पोजीशन चेंज हुई, जैसे मान लो मैं 20 नंबर पे हूं और मुझे रिजर्वेशन से कोई बेनिफिट मिला, तो मैं 20 नंबर की बजाय अब मैं 80 नंबर पे चला गया, तो आगे जो प्रमोशन होने वाला है वो इतना डिले से होगा। इसलिए 2.5 लाख 2.25 लाख लोग जो है वो रिवर्ट हुए, उनकी पोजीशन चेंज हुई। लेकिन जो पॉलिटिकल आउटफिट काम कर रहा था उस पॉलिटिकल आउटफिट ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और कोई एजिटेशन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। इसका असर क्या हुआ कि इतने बड़े पैमाने पे जो रिवर्जन हुआ तो सारे देश में रिवर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो सेकंड फेज में जो है उसमें से कुछ लोग हमारे पास आए। फर्स्ट फेज में जो उनकी ब्राह्मणिकल सिस्टम वाले जो लोग हैं वही हमारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वही जनरल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे या अनरिजर्व कैटेगरी को, और वही लोग जो है सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जब बाद में आए तो हमने कहा ये नागराज का जजमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है, और चीफ जस्टिस मिश्रा ने स्पेसिफिकली रिकॉर्ड किया कि मैंने ये कहा कि नागराज का जजमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है। जिसको अभी हाल में जो जर्नैल सिंह का जजमेंट आया, 5 जजों ने ये मान लिया कि जो सोशल बैकवर्डनेस का जो कंसेप्ट है ये SC/ST के ऊपर लागू नहीं होता और नागराज का जजमेंट इस एक्सटेंट तक गलत है। हालांकि नागराज के जजमेंट में एक दूसरा पहलू है,
वो क्लासिफिकेशन का, वो भी हम उस पे लगे हैं, उसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चेंज होगा। अब ये पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत काम करते हैं। जैसे अगर जस्टिस मिश्रा, हालांकि उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोग हमारे उसके खिलाफ ओपिनियन रखते हैं, लेकिन अगर वो ये रिकॉर्ड नहीं करता कि मैंने ये कहा कि ये नागराज गलत है, तो शायद दूसरे लोग भी इस ओपिनियन को नहीं मानते, और उसके बाद दूसरे वकीलों ने भी ये कहा कि ये गलत है, तो वो उसमें करेक्शन हुई। अब ये इसको हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से अगर जोड़ के देखें तो डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है? जो संस्थाएं हैं उनमें उन जातियों का, उन धर्मों का जिनका रिप्रेजेंटेशन हमारी पॉपुलेशन में है, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब वो रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जा सकता है? एक तो रिजर्वेशन के माध्यम से दिया जा सकता है। दूसरा, जब मंडल लागू हुआ तो मंडल लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कंसेप्ट डेवलप किए, जैसे माइग्रेटेड शेड्यूल कास्ट, माइग्रेटेड शेड्यूल ट्राइब, माइग्रेटेड बैकवर्ड क्लास। जैसे मान लो एक हरियाणा का आदमी दिल्ली में आ जाता है, वो बैकवर्ड क्लास है तो वो बैकवर्ड क्लास में नहीं गिना जाएगा, वो शेड्यूल कास्ट है तो वो शेड्यूल कास्ट में नहीं गिना जाएगा। इसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें डिक्रीज हुआ, उसमें कमी आई। पॉपुलेशन में कमी इसलिए आई कि उन्होंने इस तरह के कंसेप्ट डेवलप किए और दूसरी जगह को वाले आदमी को उस कैटेगरी में उन्होंने नहीं गिना। अब ये सारा मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं, ये इसलिए हो रहा है कि उस जुडिशरी में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन होता तो वो जुडिशरी भी हमारे राइट्स के बारे में सजग होती और उस राइट्स के बारे में काम करती और हमें अपने अधिकार मिलते। हालांकि अगर डेमोक्रेसी को देखें तो डेमोक्रेसी में सबको बराबरी का अधिकार होता है और सबको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, और जब भी आप पार्टिसिपेट करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में आपकी भूमिका रहती है। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी एक विचित्र तरह की डेमोक्रेसी है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद वो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो विधानसभा और पार्लियामेंट में कोई हमारा इशू नहीं उठाता। मैं नाम नहीं लूंगा, एक मेरे मित्र हैं मध्य प्रदेश से, वो बड़ी पार्टी के मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे 2-3 इश्यूज पे कुछ बना के दो, मैं पार्लियामेंट में उठाना चाहता हूं। तो मैंने उनको कुछ बना के दिया, तो मैंने कहा जी अब 2-3 बार कोई इशू नहीं उठा, तो मैंने कहा साहब आपने तो कोई इशू उठाया ही नहीं, मैंने इतना मुश्किल से मेहनत करके उसको बनाया था। तो उसने कहा कि हमारी पार्टी की कोई कमेटी है, वो डिसाइड करती है कि कौन सा इशू पार्लियामेंट में डिबेट होगा या डिस्कस होगा और कौन सा इशू नहीं होगा, इसलिए मैं हर बार देता हूं लेकिन मेरा इशू टेकअप नहीं हो रहा। तो इसलिए आप लोगों को ये सोचना है कि डेमोक्रेसी को सही माने में अगर हमने लागू करना है, उसमें उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, तो हमारी अपनी भूमिका होनी चाहिए। वो अपनी भूमिका तभी हो सकती है जब हमारे लोग हमारी अपनी जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं उनके द्वारा चुन के विधानसभा और पार्लियामेंट में जाएं। अब डेमोक्रेसी को अलग नजरिए से हम देखते हैं। अगर डेमोक्रेसी होती है तो डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी जैसे चर्चा कर रही थी मैडम कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो है उसमें एक डिवीजन बेंच ने उसका जो प्रोविजन है उसको अपसेट कर दिया, क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 1995 में रामकिशन भालोठिया वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया था कि एंटीसिपेटरी बेल अगर एट्रोसिटी एक्ट में नहीं मिलती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अगर एट्रोसिटी एक्ट एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है जिसकी वजह से ये एट्रोसिटी एक्ट उसके ऊपर लगता है, और ऐसे कैंडिडेट को अगर आप बेल नहीं देते, एंटीसिपेटरी बेल नहीं देते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अब उसके बावजूद कोर्ट के पास दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी करने का कोई पावर नहीं है। जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको अगर चेंज करना है तो उसको चेंज करने के लिए वो लार्जर बेंच को जाने का सिस्टम होता है। अगर लार्जर बेंच उनकी ओपिनियन से एग्री कर जाती है तो बदला जा सकता है कोई भी इंटरप्रिटेशन। फिर भी ऐसे केस में अगर वैलिडिटी टेस्ट हो चुकी है तो उस वैलिडिटी को टच नहीं किया जा सकता। ये तो उसका एक पहलू है। अब इसका दूसरा पहलू आप देखिए,
अगर पार्लियामेंट इसमें अमेंडमेंट नहीं करती तो जो रिजर्वेशन प्रमोशन है उसमें भी वही प्रॉब्लम आई और इस एट्रोसिटी एक्ट में भी वही प्रॉब्लम आई, क्योंकि अगर यूपी के रिजर्वेशन प्रमोशन के केस के बाद पार्लियामेंट में, राज्यसभा में वो बिल पास नहीं होता तो कोर्ट उस प्रिंसिपल को बहुत पहले ठीक कर देता। लेकिन ब्राह्मणवादी लोगों ने, मैं ऐसा मानता हूं, उसको मैनेज किया कि उसका बिल का इंट्रोडक्शन हो और वो पास ना हो। अदरवाइज लोकसभा में उनकी मेजोरिटी थी, राज्यसभा में अगर उन्होंने पास किया तो लोकसभा में पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसी तरह इसमें हुआ। अब ये नया प्रोविजन है, इस नए प्रोविजन की जब वैलिडिटी टेस्ट होगी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था वो दोबारा ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो जो वैलिडिटी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं 1995, वो पुराने प्रोविजन की थी। अब ये नया प्रोविजन है, इसको चैलेंज अगर करेंगे या किया हुआ है तो वो जो प्रोविजन है वायरस डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये जो हमारी समस्याएं हैं क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारा जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वैसे मैं ये भी मानता हूं कि हमारा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हमारे पास एडवोकेट भी नहीं है जिनको हम बहुत जगह अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो बहुत जल्दी छोटे लालच में पड़ जाते हैं और वो छोटी छोटी नौकरियां ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो इफेक्टिवली प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो लोग अवेलेबल हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, और जिनको मिल जाती है हमारे लोगों को वो भी हमारा जो सामाजिक सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने का काम नहीं करते। तो ये ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, अगर उसमें एक दो आदमी की एंट्री मिलेगी तो वो उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज करेंगे, उसको डाइवर्ट करेंगे और वो उनकी ट्यूनर पे ही काम करेगा। इसलिए इसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जब तक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब इसका दूसरा पहलू लीजिए, जब 1982 में पी शिवशंकर जी लॉ मिनिस्टर थे और पी शिवशंकर जी ने एक लेटर निकाला जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग जजेज की उसका इशू उठाया और जजेज अपॉइंटमेंट का भी इशू उसमें हुआ। तो यूपी में एक एसपी गुप्ता नाम के वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और उस पिटीशन में कहा गया कि ये जो मिनिस्टर ने जो डायरेक्शन दी है ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है। तो 7 जजों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की जिसने ये कहा कि एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन देने की पावर है। लेकिन उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन हुए और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने की वजह से फिर सेकंड जजेज केस आया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। अब उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया सिस्टम इवॉल्व किया जिसको कॉलेजियम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जजेस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जजेस हाई कोर्ट जजेस का फैसला करेंगे कौन हाई कोर्ट जज बनेगा। और ये प्रोसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी लागू होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट करेंगे। हाई कोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट जो होगी वो आर्टिकल 217 में होती है और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो अपॉइंटमेंट होती है वो आर्टिकल 124 में होती है। उसके तहत उसमें प्रोविजन में लिखा है प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द सच नंबर ऑफ जजेस। अब वो जो कंसल्टेशन का है, प्रेसिडेंट का मतलब यूनियन कैबिनेट, प्रेसिडेंट अपने लेवल पे कोई चीज डिसाइड नहीं करता है, कैबिनेट उसको डिसाइड करती है, तो वो जजेस को कंसल्ट कर सकती है। लेकिन इस कॉलेजियम वाले केस में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो हमारी जो ओपिनियन होगी सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, वो ओपिनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर बाइंडिंग होगी। एग्जीक्यूटिव का मतलब कैबिनेट, राष्ट्रपति, गवर्नर, उनके ऊपर वो ओपिनियन बाइंडिंग होगी। अब ये जो पहलू था, इसके बाद ये कोई 4-5 साल तक चला। उसके बाद जस्टिस एम पुंछी, मदन मोहन पुंछी देश के चीफ जस्टिस बने और उन्होंने 8 जजेज का नाम रिकमेंड किया। उन 8 जजेज में जस्टिस के जी बालकृष्णन भी थे
और जब उन्होंने उसको उनका नाम रिकमेंड किया तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो कोकस है उस कोकस ने ऐसा डिसाइड किया कि भाई ये गलत है, ये जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस 3 वाले कंपोजिशन में जस्टिस पुंची और एक दूसरा आदमी मिलके मेजॉरिटी हो जाती थी। इसलिए उन्होंने जो है इसको जो रिकमेंडेशन थी उसको स्टॉल किया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफरेंस भेजना पड़ा, स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 1998। उस रेफरेंस को 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है उसको चेंज कर दिया, क्योंकि वो 8 अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो रखी थी। अगर वो वही कंपोजिशन रहेगा तो वो 8 अपॉइंटमेंट जो है उनको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, वो सब अपॉइंट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए कम से कम 5 जज होने चाहिए, चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज, तब आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। और हाई कोर्ट के लिए वही सिस्टम लागू रहा। और ट्रांसफर के लिए भी 5 जज हैं। अगर हाई कोर्ट जज या चीफ जस्टिस का ट्रांसफर होता है हाई कोर्ट का, तो उसमें 5 जजेज का कंपोजिशन डिसाइड करता है। ये एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज थी। फिर हमारे समाज में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज और इनसे धर्म परिवर्तित लोगों में सोशल रिजेंटमेंट है। इस सोशल रिजेंटमेंट को जो आरएसएस बीजेपी का सिस्टम है वो अंडरस्टैंड करता है, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का ढोंग किया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उन्होंने 2015 में किया, जिससे नेशनल जुडिशियल कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए उन्होंने शुरू किया प्रोसेस। लेकिन उस नेशनल जुडिशियल कमीशन में उन्होंने एक इशू डाल दिया, जिसकी वजह से वो जो अमेंडमेंट था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। वो इशू क्या था कि 2 आदमी प्राइवेट मेंबर उस NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के मेंबर होने थे। जैसे पहले 3 जज, लॉ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस, इस तरह का कंपोजिशन था। 2 आदमी प्राइवेट जो है उस कमीशन के मेंबर होने थे। उन 2 में से एक आदमी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, वीमेन या माइनॉरिटी में से होना था। अब उनको ये पता था कि अगर कभी औरत अपॉइंट होगी तो वो कहेगी औरत को अपॉइंट करो, अब कभी शेड्यूल कास्ट उसमें अपॉइंट होगा तो वो कहेगा शेड्यूल कास्ट को अपॉइंट करो, अगर उनमें शेड्यूल ट्राइब अपॉइंट हो जाएगा कभी तो वो कहेगा शेड्यूल ट्राइब को अपॉइंट करो, अगर बैकवर्ड क्लास कभी उसका मेंबर बन जाएगा तो वो कहेगा कि बैकवर्ड क्लास को अपॉइंट करो, और कोई माइनॉरिटी का आदमी मेंबर हो जाएगा तो वो कहेगा माइनॉरिटी को अपॉइंट करो। इसलिए उस कंपोजिशन को स्टॉल करने के लिए जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है उसके जो एडवोकेट प्रोपोनेंट हैं उन्होंने इसको ध्वस्त करने के लिए पिटीशन डाली। और फाली नारीमन एक सीनियर एडवोकेट है, उसने अपनी किताब में लिखा था कि कॉलेजियम सिस्टम टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस फाली नारीमन ने ये इस कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में उसके खिलाफ पिटीशन लड़ी। जब वो उसने किताब लिखी तो ना हमने उसको कहा था ना आप लोगों ने कहा था कि आप उसमें ऐसा चैप्टर लिखो कि भाई आप जो है इसमें कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हो, लेकिन उसने अपनी मानसिकता से, अपने मन से उसको समझा कि भाई ये कॉलेजियम सिस्टम गलत है, तब उसने ऐसा डाला। लेकिन उसके बावजूद उसने ऐसा स्टैंड लिया कि ये कॉलेजियम सिस्टम गलत है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 4 जजेज ने ये ओपिनियन दिया कि ये जो जजेज अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन जो बना है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, और जिसकी वजह से उन्होंने केवल उसको वैलिड नहीं कहा, यही इशू नहीं है, उन्होंने जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको रिस्टोर करने की भी डायरेक्शन दे दी। ऐसा हो सकता है कि कोर्ट को पावर है किसी भी प्रोविजन को उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कोर्ट टेस्ट कर सकती है, लेकिन कोर्ट जब उसकी वैलिडिटी टेस्ट करती है तो उसको अपनी ओपिनियन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। ये अलग कभी होता कि हो सकता है ये कॉलेजियम सिस्टम के लिए दोबारा कोई पिटीशन आती, कोई रिवाइवल होता, लेकिन उन्होंने उस जजमेंट में ही कहा नहीं, कॉलेजियम सिस्टम जो है इसको हम थोड़ा रिफॉर्म करेंगे और ये लागू रहेगा, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आज भी हम फेस कर रहे हैं।
और इसमें हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो तभी हो सकता है जब हम एक पॉलिटिकल फोर्स, सोशल फोर्स के साथ हम पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरे, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, तभी हमारा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अब इसको दूसरे पहलू से अगर हम देखें तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम में 5 जज हैं। वो 5 जज जिन लोगों को अपॉइंट करते हैं, ज़्यादातर उनमें से एटलीस्ट मोर देन 50% जजेज की फैमिली के लोग होते हैं। जो जजेज की फैमिली के लोग होते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है? दूसरा, अगर आप देखेंगे, जैसे मान लो हम प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं कोई जज का कैंडिडेट नहीं हूं और मुझे 2004 में जज के लिए ऑफर हुआ था, हाई कोर्ट जज के लिए, मैंने मना कर दिया था। तो इसलिए आप इसको उस ढंग से मतलब ट्रांसलेट नहीं करेंगे कि मैं शायद अपना केस प्लीड कर रहा हूं। ये एक अलग अलग चीज है, उसको इंटरप्रिटेशन करना हमारी ड्यूटी है अगर उस सब्जेक्ट पे हम बोल रहे हैं। अगर इसको हम देखें तो सामाजिक तौर पे अगर किसी समाज का वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उसकी ओपिनियन के बारे में उस इंस्टीट्यूशन में कैसे पता लगाया जा सकता है? और जो भी आज तक हमारे 4 या 5 सुप्रीम कोर्ट में जज हुए हैं, मैं समझता हूं कि वो जो दूसरे लोग होते हैं उनसे बहुत फार फार सुपीरियर जज हुए हैं। और जस्टिस रामास्वामी हमारे फंक्शंस में भी आते रहे हैं। जस्टिस रामास्वामी की टक्कर का जज आज तक कोई भी मैंने नहीं देखा है। मतलब वो 7-8 साल जज रहे, 89 से 97 तक, और उसके कंपैरिजन का आज तक भी मैंने कोई जज नहीं देखा है। क्योंकि वो जब भी कोई मैटर सुनते थे तो 5 मिनट सुन के वो अपनी आंखें बंद कर लेते थे, जो उनको बोलना होता था डिक्टेशन, या आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, वो आंख तभी खोलते थे जब अपनी डिक्टेशन कंप्लीट कर लेते थे। ऐसा कोई जज मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये कोई मेरिट के ऊपर आधारित नहीं है। अगर उनकी हम बैकग्राउंड देखें तो वो एक ऑर्फन थे, मतलब उनकी जो उनके फादर की मदर की पहले डेथ हो गई थी, बाद में जो है वो ऑर्फन की कैटेगरी में रहे, और बाद में वो उसके इनलाज ने बाद में शादी हो गई तो इनलाज ने उसको पढ़ाया, LLB किया, तब वो वकील बना और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और पी शिवशंकर साहब ने उसका मदद किया, तो जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस केवल जाति आधारित मानसिकता की वजह से सोशल डेमोक्रेसी आने नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोगों को, अगर हम अपने समाज को उसके लिए तैयार कर पाते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि उसमें थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं और हमारा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। इसका दूसरा पहलू एक और भी है, जो जजेज ये डिसाइड करते हैं, तो इन जजेज की जो भूमिका है, क्या उसके ऊपर पार्लियामेंट में या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में कोई चर्चा हो सकती है? क्या पार्लियामेंट उनका जो जजमेंट है उसकी स्क्रूटिनी कर सकती है? मैं ऐसा मानता हूं कि पार्लियामेंट में ऐसी स्क्रूटिनी का कोई पावर नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट में अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को नहीं मानते हैं तो उसको इम्पीच करने की पावर है। जैसे जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आया और उसको एडमिट भी नहीं किया गया, तो वो क्यों एडमिट नहीं किया गया? तो कांग्रेस और बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी की वजह से उसको एडमिट नहीं किया गया। और हमारे लोग समझते जैसे कांग्रेस ने उसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेके आया। तो ये पूरा जो सिस्टम है, इसको बहुत क्लोजली आप अगर अंडरस्टैंड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वो जो लोग मेन उसके प्रोपोगेंट थे, वो कहते हैं मिश्रा के बहुत क्लोज रिलेटिव थे। अब ऐसे अगर क्लोज रिलेटिव कोई ऐसा प्रोपोनेंट होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फेयरली काम कर रहा है या उसका जो काम करने का तरीका है वो क्या होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा, इसके बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी। हमारे जो सामाजिक तौर पे अगर हमें राइट्स चाहिए तो हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइज होके समाज का जो सिस्टम है उसमें हमें अपनी एक भूमिका रखनी पड़ेगी। और वो भूमिका केवल मूल निवासी जो कंसेप्ट है उसके तहत ही आ सकती है, क्योंकि अदरवाइज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेज में बहुत ज़्यादा मत भिन्नता है, और ब्राह्मणवादी दिन रात उसमें काम करते हैं। उनको रिलीजियस पोलराइजेशन इस तरह का करके वो रखते हैं
कि हमारा जो माइंड सेट है और हमारे जो डिफरेंट घटक है उनका माइंड सेट है उसमें यूनिफॉर्मिटी कई बार नहीं हो पाती है। इसलिए हमें मूल निवासी कंसेप्ट के तहत अगर अपने लोगों को एकत्रित करेंगे, उनकी भावनाओं को हम संजोएंगे, तभी हमें अपने राइट्स मिल सकते हैं। वो राइट्स लेने के लिए अगर हमें वो राइट्स मिलेंगे या हमारा प्रतिनिधित्व होगा तो नेचुरली जुडिशरी में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब 44th अमेंडमेंट हुआ तो 42nd अमेंडमेंट, उसमें आर्टिकल 312 को इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसके तहत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का एस्टेब्लिशमेंट होना था और वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अभी तक एस्टेब्लिश नहीं की। 1976 से आज तक वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ। तो ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का जो एस्टेब्लिशमेंट होने का जो कंसेप्ट था, ये क्यों ये सामने आया, क्यों वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाना चाहते थे? क्योंकि जो सीनियर जजेस थे उन्होंने कांग्रेस की ओपिनियन के खिलाफ जजमेंट दिया था, इसलिए उन्होंने अल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप करने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का सिस्टम डेवलप करने की बात की थी। पर वो जब अपना सिस्टम उसको मेंटेन कर पाए तो उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बावजूद भी उसको डंप कर दिया।